नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर देहरादून से है और आपको बता दें कि देहरादून से पहली खबर तो ये और जेईई की परीक्षा में जांच के आदेश सीएम धामी ने दे दिए। सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए और नकल विरोधी कानून लाने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। तो एई और जेईई की परीक्षा में अब जांच की जाएगी। साथ ही सीएम धामी ने जांच के आदेश दे दिए और सीएम ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके का कोई भी परीक्षा में नकल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं नकल विरोधी कानून लाने की तैयारी में सरकार, और अब सीएम धामी जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए पटवारी भर्ती के बाद अब एई और जेईई की परीक्षा की भी जांच करने के आदेश दे दिए। सीएम पुष्कर धामी ने साफ कहा है कि इस मामले में मेरे पास शिकायत आई थी, जिसके बाद मैंने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सीएम धामी के अनुसार आगामी कैबिनेट में हमारी सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लाने जा रही है। सीएम के अनुसार हमारी कोशिश है कि एक बार पूरी सफाई हो जाए, जिसके बाद तमाम नकल करने वालों और नकल कराने वालों को सबक मिल जाए। महिला मोर्चा द्वारा जोशीमठ के पुनर्वास के लिए और जोशीमठ की सहायता के लिए, जोशीमठ के लोगों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग वहाँ की रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं रोज़ वहाँ की मॉनिटरिंग में भाग लेता हूँ, डेली की डेली रिपोर्ट लेता हूँ। और 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं। उन 8 संस्थानों की रिपोर्ट बन रही है, कुछ एक की आ भी गई है। एक भाव है, कोई दूर से भी आता है, मैंने देखा है, चाहे वो कितना भी छोटा कार्यकर्ता हो, उसके कंधे। महिला मोर्चा द्वारा आयोजित एक भाव है, कोई दूर से भी आता। वही उत्तराखंड में आपको बता दें कि सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण को लेकर नया मुद्दा, जहां पर उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने पर बीजेपी महिला मोर्चा और अलग अलग संगठनों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। दरअसल उत्तराखंड में साल 2013 में हाईकोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगाई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में मजबूत पक्ष रखा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की लगी रोक हटाकर महिला आरक्षण को एक बार फिर हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30% महिला क्षैतिज आरक्षण लागू होने पर प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा है कि उत्तराखंड गठन से लेकर अब तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। ऐसे में 30% आरक्षण उन महिलाओं का हक है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश की महिलाओं को लाभ मिलेगा। कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और काफ़ी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में, और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं राज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ अपनी मातृशक्ति को। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है सभी महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, यहाँ की बेटियों के लिए। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने
यहाँ पर आकर के हमने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने विधानसभा में 30% आरक्षण महिलाओं को देकर विधानसभा से विधेयक पास करके यहाँ की बेटियों के उज्जवल भविष्य का रास्ता प्रशस्त किया है। जो हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनका भविष्य और प्रशस्त हो और आगे हो। वहीं उत्तराखंड की सरकार खेल और खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रही है। आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कार्मिक विभाग और न्याय विभाग की हरी झंडी मिल चुकी है। अब राज्य सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव लाएगी, जिसके बाद उत्तराखंड में भी हरियाणा की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5400 ग्रेड पे वाली नौकरियों में नियुक्तियां दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जो खेल कोटा बंद हुआ था उसको सरकार खोलने जा रही है। खिलाड़ियों के लिए भी हमने जो खेल कोटा बंद हो गया था उस खेल कोटा को भी 4% का पुनः हमने प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी मातृशक्ति की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे आपको हमेशा संतोष दिखाई देगा और बहुत सी। तो 22 अप्रैल में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा और आपको बताते हैं कि शुरुआत गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोलने से की जाएगी। 22 अप्रैल को गंगोत्री के यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे और बाबा केदारनाथ के कपाट 26 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे और अंत में बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाने की घोषणा हुई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि पिछले साल 50 लाख यात्रियों ने चार धाम के दर्शन किए थे और इस पर अधिक संख्या में यात्री चारों धाम के प्रदर्शन कर पाए। इसके लिए सरकार हर एक सुविधाएं मुहैया करवाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चार धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव जोशीमठ है, जो इस समय खतरे की जद में है। यहां पर बद्रीनाथ जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। सरकार को चाहिए कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को और दुरुस्त करे। तो 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जो है 22 अप्रैल को खोले जाएंगे। तो चारधाम यात्रा का आगाज होगा और कपाट खोलने से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 27 अप्रैल को खोले जाने की घोषणा हुई है। 26 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे और अंत में बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। बद्रीनाथ जो है वो जोशीमठ है और बद्रीनाथ धाम जाने वाला और बॉर्डर में जाने वाला एकमात्र रास्ता जोशीमठ में जिस प्रकार के हालात हैं, सरकार उस पर काम करने की बजाय प्रचार कर रही है चार धाम यात्रा का। भाई चार धाम यात्रा हमारी लाइफ लाइन है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन चार धाम यात्रा जहां होती है वो पूरा क्षेत्र इस समय खतरे की जद में है। जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग तमाम जगहों पे खतरे की घंटी बज रही है। सरकार आंखें मूंदे पड़ी है। जिस प्रकार से रैणी में आपदा आने के बाद सरकार ने आंख में पट्टी बांध ली थी। अभी वैश्विक महामारी कोविड के बाद विगत वर्ष भी 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा की है और इस वर्ष भी हमें उम्मीद है, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि पिछली बार से, विगत वर्ष से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु जो है चारों धामों की यात्रा करने के लिए आएंगे। अभी जो ये 3-1 महीने का जो समय है, इसमें सरकार पूरी तरह से यात्रा की तैयारी के लिए लगी हुई है, जुटी हुई है।
कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 135 दिनों से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा जम्मू में अंतिम चरण में है। यात्रा का सकारात्मक असर दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा अनेकता में एकता की मिसाल है। समाज के सभी वर्ग के लोगों ने सकारात्मक भागीदारी निभाई। कश्मीर में यात्रा के दौरान सुरक्षा के इंतजाम तो किया गया, साथ ही उत्तराखंड के 100% परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की गई। आजादी के लेकर अब तक का सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रही है। वे मानव श्रृंखला बनाकर हाथ से हाथ जोड़ पकड़कर कांग्रेस कार्यालय से महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। गेटवे टू बद्रीनाथ जो है वो जोशीमठ है और बद्रीनाथ धाम जाने वाला और बॉर्डर में जाने वाला एकमात्र रास्ता जोशीमठ में जिस प्रकार के हालात हैं, सरकार उस पर काम करने की बजाय प्रचार कर रही है चार धाम यात्रा का। भाई, चार धाम यात्रा हमारी लाइफलाइन है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन चार धाम यात्रा जहां होती है वो पूरा क्षेत्र इस समय खतरे की जद में है। जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तमाम जगहों पे खतरे की घंटी बज रही है। तो रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद से ही पूरे देश में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध शुरू हो गया। इसी कड़ी में साधु संतों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सख्त आपत्ति जताई थी, मगर उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर साधु संतों पर अमर्यादित टिप्पणी की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मेरे बयान का विरोध करने वाले संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, महाशैतान या फिर जल्लाद। इस बयान के बाद निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हिदायत देते हुए कहा है कि साधु संतों से माफी मांग लो, नहीं तो हमारे नाका सन्यासी आपको ठीक कर देंगे। पहले उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर, अब भारतीय अस्मिता के धरोहर, भारतीय परंपराओं के धरोहर साधु संतों पर उंगली उठाया है। निसंदेह उनकी बुद्धि जो है वो विक्षिप्त हो गई है और मैं आचार्य होने के नाते मैं उन्हें एक सीख देना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद जी, आप जिस प्रकार से आज भारत के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, या तो आप अन्य धर्म के लोगों से प्रेरित हैं, या तो आपको बहुत बड़ी कोई लालच दे दी गई है, बहुत बड़ी लालच दे दी गई है। खबर विकासनगर तहसील क्षेत्र से है, जहां कृषि भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग पर बिना डाइवर्सन के खरीद फरोख्त करने का गौरव धंधा तेजी से पनप रहा है। आपको बता दें कि NH 72 पर कुशालपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने भूमाफिया द्वारा एक 25 बीघा कृषि भूमि पर बड़ी बड़ी सड़कें बनाकर अवैध प्लॉटिंग कर प्लॉट्स को ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है, जिसकी सूचना जिलाधिकारी देहरादून को मिली तो वहीं लगातार अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसके बाद भूमाफियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये जो विकासनगर क्षेत्र में अवैध रूप से जो प्लॉटिंग वगैरह का कार्य किया जा रहा था कई लोगों के द्वारा, तो उसकी कई रिपोर्ट्स यहाँ से बन के गई हुई थी और उसी के क्रम में MDDA के द्वारा जो इलीगल प्लॉटिंग है उसमें कुछ आदेश पारित किए गए हैं। तो उसी के क्रम में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज अमल में लाई गई है और आगे भी जो अन्य जो प्रकरण है उनमें जल्दी ये कार्रवाई सुनिश्चित है। तो विकासनगर तहसील अंतर्गत ईस्ट हॉपटाउन में NH विभाग ने देहरादून बल्लभपुर से कुल्हाल तक बनाए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की गई, जिसमें 28 जनवरी को NH विभाग 2 JCB मशीनें लेकर पूरे प्रशासनिक अमले के साथ ईस्ट हॉपटाउन के ITI चौक पहुंचे और एक तरफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने लगे, जिसमें ज्यादातर बाउंड्री वॉल और उनके गेट को तोड़ा गया और भूमि पर ही की गई खेती को नष्ट कर दिया गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों का आरोप था कि विभाग की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, उसके लिए पीड़ित परिवारों को किसी भी प्रकार का कोई विभागीय नोटिस नहीं दिया गया। बिना सूचना के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
नमस्कार, आज हम मौजूद हैं सहसपुर विधानसभा के ईस्ट टाउन में। यहाँ पर एक प्रशासन की बहुत बड़ी कार्रवाई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है नेशनल हाईवे जो देहरादून से लेकर कुल्हाल तक निकल रहा है, उसमें यहाँ पर कुछ लोग थे यहाँ पर जिनका कब्जा था, अतिक्रमण था, उस पर जो है प्रशासन के द्वारा जो है पीला पंजा चलाया गया, जेसीबी मशीन चलाई गई और भूमि को अपने कब्जे में लिया गया। और यहाँ पर कुछ मकान भी थे जिनका ध्वस्तीकरण किया गया है। यहाँ पर लोगों का आरोप है कि ये जो ध्वस्तीकरण किया गया है, ये जो जेसीबी चलाने की कार्रवाई की गई है, खेती जो कुछ लोगों ने यहाँ पर खेत में अपनी फसल उगाई हुई थी, यहाँ पर भी जेसीबी के द्वारा उसे जो है तहस नहस कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि यह ऐसा कार्रवाई जो प्रशासन ने की है, उन्होंने पहले उनको इसका नोटिस नहीं दिया गया था और बिना नोटिस के यह कार्रवाई की गई है। और यहाँ तक कि लोगों का यह भी आरोप है कि उनको मुआवजा तक भी नहीं दिया गया है। और प्रशासन की इस तरह की अचानक कार्रवाई से, बिना सूचना दिए कार्रवाई से लोग काफ़ी आहत हैं। और जब हमने इस बारे में प्रशासन के उच्च अधिकारियों से जो मौके पर पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश की गई, तो प्रशासन के अधिकारी कहीं ना कहीं बचते नजर आए। यहाँ पर जो इसके NH के SLO साहब हैं, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वह गाड़ी में बैठकर चुपचाप भागते नजर आए। अब यह एक गंभीर विषय है कि आखिर प्रशासन या जो यहाँ पर मौके पे उच्च अधिकारी थे, वह क्यों सवालों से बचते नजर आए। मैं कैमरामैन इंद्रपाल सिंह के साथ संवाददाता राजिक खान। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से ये आज सुबह 11 बजे के लगभग NH की टीम और तहसील विभाग की टीम और JCB वगैरह जो 2-3 पहुंची और आते ही उन्होंने बिना किसी को सूचना दिए तोड़फोड़ शुरू कर दी। जितनी बाउंड्री थी लोगों की, गेट टगे हुए थे, आज सर्वप्रथम इन्होंने सबसे पहले उन्हें तोड़ना शुरू किया। और उन्हें तोड़ने के जिस समय लोग वहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे सूचना मिलती रही कि यहाँ पर ऐसे कोई कार्रवाई चल रही, उस ब्याह पे लोग पहुँचते रहे। तो बाद में फिर वहाँ विरोध भी हुआ कि पहले हमें कोई सूचना तो दीजिए, आपने नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और आप अब ये कैसे साबित करेंगे कि कौन सी ज़मीन किसकी थी, जब बाउंड्री ही जिनकी निशानदेही थी वही तोड़ दी वहाँ पर। वहीं जिले के 15 विकास खंडों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास भवन में अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर बीते 12 दिनों से धरने पर अड़े हैं। दरअसल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्मिक कार्यात्मक एकीकरण का विरोध कर रहे हैं, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। वहीं इस धरने की वजह से जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने बताया कि जनहित में मूल विभाग पंचायती राज में रेखीय विभाग ग्राम्य विकास विभाग का पूर्ण एकीकरण किया जाए या पूर्व आदेश को लेकर निरस्त करे, तभी वे अपना धरना समाप्त करेंगे। तो अधिकारियों का धरना, जहां पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का प्रदर्शन पिछले 12 दिनों से लगातार उनका प्रदर्शन जारी है और अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पौड़ी जिले में उनका धरना प्रदर्शन बीते 12 दिनों से लगातार जारी है और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अधिकारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का प्रदर्शन, जहां पिछले 12 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अधिकारी। हमारी मांग ये है, जो ग्राम विकास विभाग और ग्राम पंचायत विभाग का केवल कार्यात्मक विलय किया गया है, उसी केवल कार्यात्मक ना करके पूरी तरह विलय कर दिया जाए, ताकि दोनों प्रकार के कार्य हम पूर्णतः कर पाएं। इस समय हम किसी को परेशान करने की मंशा से यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हम भी सोच रहे हैं कि ग्रामीण जनता इस समय परेशान हो रही है, लेकिन हमारी भी कुछ मांगे हैं कि हमें केवल कार्यात्मक रूप से हमें बोझिल न किया जाए, अगर विलय किया जाए तो पूर्णता किया जाए। अभी भी केवल सरकार की तरफ से हमें स्थगन मिला है, लेकिन हम स्थगन के उसमें नहीं है, पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि पूर्णतः इस आदेश को निरस्त किया जाए और हम स्वतः दोबारा से अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित हो, ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। हमारी भी मजबूरी थी
क्योंकि बार बार ये प्रयास किए जा रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था जो पूर्व से एक संवैधानिक संस्था है उसको ध्वस्त करने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। और इसी संबंध में जो अभी 16 तारीख में एक आदेश पारित हुआ है, उस आदेश के खिलाफ सारे ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन, एडीओ पंचायत संगठन, एडीपीआरओ और पंचायत निरीक्षक उद्योग इसके विरोध में हड़ताल पर गए हैं। क्योंकि बार बार इस स्तर पे यही दिक्कतें आई हैं और क्योंकि ग्राम पंचायत को महोदय ग्रामीण क्षेत्र में जब ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो हम ग्राम स्तर पे सचिव का कार्य कर रहे हैं, तो जब हम एक आदेश निकला था 16 तारीख को माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय के स्तर से, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के केवल कार्यों का एकीकरण किया गया था। तो हम इस मांग पे कार्य बहिष्कार पे आए हैं कि हम फंक्शनल मर्जर नहीं चाहते। अगर एक आदमी 2 विभाग के काम कर सकता है तो पूर्ण दोनों विभागों को मर्ज किया जाए और पंचायती राज मूल विभाग में ग्राम्य विकास का मर्ज किया जाए। देखिए, विगत 16 तारीख को अपर सचिव महोदय का एक आदेश आया था जिसमें कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी दोनों के कर्तव्यों का मर्जर किया गया था, विलय किया गया था। और हमारी मांग ये थी कि अगर आपको विलय करना है तो पूर्णतः ग्राम विकास विभाग और ग्राम पंचायत विभाग को विलय कर दीजिए, सिर्फ आप कर्तव्यों को विलय ना कीजिए। देखिए, समस्याएं सबको हो रही हैं, जनता को परेशान करना हमारा कहीं से भी ध्येय नहीं है, लेकिन क्या करें जब हमारी खामोशी को हमारी मजबूरी समझा जाए और हमारे अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, तो हमें सड़कों पर और इन ग्राम पंचायत अधिकारी एसोसिएशन एक आदेश के विरोध में हड़ताल पे है। वो उस आदेश को निरस्त करवाना चाह रहे हैं और मेरे 15 के 15 ब्लॉक के जितने भी लगभग 160 के आसपास कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल पे हैं। इस कारण से गांव में अब परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं और इससे गांव में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें मेरे पास काफ़ी जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में समस्या बनी हुई है, ये लोग अभी भी हड़ताल पे हैं। जी हाँ, ग्राम पंचायत अधिकारी का जितना भी काम होता है वो सभी सफ़र कर रहा है और लगभग 17 तारीख से पूरी तरीके से कामकाज ठप हो गया है ग्राम पंचायतों में। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।